हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा एक ही वीडियो में पूरी मैराथन क्लास करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और इसमें आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को बिना देरी करे और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। और जो यहाँ से पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा इतिहास से। तो सबसे पहले इतिहास से संबंधित पॉइंट्स करने वाले हैं, उसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक होगा वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इतिहास के देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है 23 मार्च 1931 से। 23 मार्च 1931 से कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं? तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी वह कौन से केस में हुई थी? शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो हुई थी वह कौन से केस में हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के केस में इन लोगों को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अलग अलग भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई। इसी प्रकार से राजगुरु को 23 मार्च 1931 को, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को, क्योंकि इन तीनों लोगों को फांसी जो दी गई थी वह 23 मार्च 1931 को ही दी गई थी। तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक ही में भी पूछा जा सकता है। केस अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे कि लाहौर षड्यंत्र के केस में इनको फांसी हुई थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है काकोरी ट्रेन घटना से। जो काकोरी ट्रेन घटना हुई थी इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नया नाम आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए काकोरी ट्रेन ये जो घटना है कब हुई थी, तब आपको बताना है कि ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहते हैं? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तब आपको बताना है वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जो निधन है यह 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य पुस्तक। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। इनकी 2 पत्रिकाएं भी हैं जिनका नाम है केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका। केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की हैं। केसरी पत्रिका कौन सी लैंग्वेज में थी? मराठा में। और जो मराठा पत्रिका थी ये कौन सी लैंग्वेज में थी? अंग्रेजी में। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं और उनके लेखक। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की है। विश्व इतिहास की झलक किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों की बाइबल कौन सी ग्रंथ को कहा जाता है? तब आपको बता देना है कि बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आनंद मठ पुस्तक। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो यहीं से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तब बताना होता है आपको कि आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है गीतांजलि पुस्तक से और इंडिया डिवाइडेड से। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वह किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक और आर्य समाज की स्थापना जो कि 1875 में की गई थी। 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुछ अधिवेशन और उनसे संबंधित अध्यक्ष और ये अधिवेशन कब किए गए उससे रिलेटेड ये अपना पॉइंट है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ की बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये चारों अधिवेशन और ये कब हुए और इनके अध्यक्ष कौन थे, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबुद्ध भारत पत्रिका।
प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तब बता देना है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है भूदान आंदोलन से संबंधित। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और आचार्य विनोबा भावे जी को ही क्या कहा जाता है? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे और इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है कि मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? मूक नायक पत्रिका के संपादक हैं बी.आर. अम्बेडकर। और जातियों का अंत जो पुस्तक है, इनहेलिशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यही है बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय से संबंधित है। हरिजन पत्रिका किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। और कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है किसकी है? एनी बेसेंट की। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 2 से। और पार्ट नंबर 2 है जो अपना था वो साइंस का था और उसी से रिलेटेड इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इसमें जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये जो परमाणु सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है यह जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? प्रोटॉन की खोज जो है यह गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में पॉइंट है अपना अगला न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाभिक की खोज कब और किसने की थी? तो नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। नाभिक की खोज कब और किसने की थी? 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है रोगों से रिलेटेड। पायरिया रोग, कालाजार रोग, मलेरिया रोग, पेचिस रोग और निद्रा रोग, ये सभी रोग किसकी वजह से होते हैं? ये सभी के सभी रोग जो होते हैं यह प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? ये सभी रोग जो है प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से रोग हैं? रोगों के नाम आपको याद रखना है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, उसके बाद पेचिस और उसके बाद निद्रा रोग। ये सभी रोग किसकी वजह से होते हैं? ये सभी रोग प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको यह भी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। किसकी? निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश की चाल मैक्सिमम किस में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तब बताना है निर्वात में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक पूछेगा तो ठोस बताएंगे। प्रकाश की चाल सर्वाधिक पूछेगा तो निर्वात बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कुछ राशियां और उनके मात्रक से संबंधित। जैसे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और अगला पॉइंट है यहाँ पर कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण जो है इस प्रणाली का पिता किसे कहते हैं? तब बताना है आपको कार्ल लिनियस को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। देखिए, मृत कोशिका पूछेगा तो बताएंगे रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर जीवित कोशिका पूछेगा तब बता देंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या बताएंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है धातु से संबंधित और उनके संक्षारण से संबंधित, कि कोई भी धातु पर जब संक्षारण होता है तो उनका रंग कैसा हो जाता है। जैसे कि जब लोहे का जब संक्षारण किया जाता है, यानी कि जब लोहे का संक्षारण हो जाता है, लोहे पर जब जंग लग जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसी प्रकार से जब तांबा का संक्षारण होता है, तांबा का संक्षारण होने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। इसी प्रकार से जब चांदी का संक्षारण हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग हो जाता है काला। यानी चांदी का संक्षारण होने पर वह काली हो जाती है, तांबे का संक्षारण होने पर वह हरा हो जाता है और लोहे का संक्षारण होने पर वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर फलों के परिरक्षण में कौन सा रसायन उपयोग में किया जाए?
फलों के परिरक्षण में कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? तब बताना है सोडियम बेंजोएट। लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लॉफिंग गैस का सूत्र होता है N2O और जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CO2। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तब बताना है अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष पूछेगा तब हमको बताना है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो अवतल लेंस बताएंगे और दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस बताएंगे। आर्द्रता मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? जिसके द्वारा आर्द्रता मापी जाती है वो मीटर क्या कहलाता है? वो मीटर कहलाता है हाइग्रोमीटर। क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट का जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट का टॉपिक है विश्व भूगोल, यानी कि जो पार्ट नंबर 3 हमने करवाया था वो विश्व भूगोल करवाया था। अब उसी के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें दिया गया है कि भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी जलसंधि को कहा जाता है? आपको बताना है कि जिब्राल्टर जलसंधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तीनों रेखाएं का मतलब है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप से गुजरती हैं। उस महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में दिया गया है बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जो बुशमैन जनजाति है कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। इसी प्रकार से कालाहारी मरुस्थल के बारे में पूछा जा सकता है कि कालाहारी जो मरुस्थल है वह कौन से देश में स्थित है? तब आपको बता देना है कि ये बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया जो मरुस्थल है साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्यासी भूमि का देश कौन से देश को कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहते हैं? प्यासी भूमि का देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ऐसा महाद्वीप जहाँ पर कोई भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं पाया जाता है उस महाद्वीप का नाम क्या है? तो इस महाद्वीप का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यूरोप। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आसवान बांध से। आसवान बांध कौन सी नदी पर है? आसवान बांध जो है ये नील नदी पर बना हुआ है। मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा और ये जो है इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र को क्या कहते हैं? मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है? तो बता देना है दक्षिणी सूडान। कौन से नंबर का? 193वें नंबर का। क्योंकि जो यूएनओ में कुल मिलाकर देश कितने हैं? यूएनओ में कुल मिलाकर देश हैं 193 सदस्य देश हैं और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो लिखा है घास के मैदान से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड्स। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरीज। इसी प्रकार से अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहते हैं पंपास। अगला पॉइंट है वेनेजुएला से। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला में घास के मैदान को कहते हैं लानोज। इसी प्रकार से है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद दिया गया है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से संबंधित पॉइंट। इनसे संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या बता देंगे? माही नदी। इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तब हमको बताना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कॉन्गो नदी। इसी प्रकार से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछा जाएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तब आपको बता देना है लिम्पोपो नदी। तो यहाँ से तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए, कर्क रेखा का पूछा जाएगा तो महानदी बता देंगे, भूमध्य रेखा का पूछा जाएगा तो कॉन्गो बता देंगे और मकर रेखा का पूछा जाएगा तो लिम्पोपो नदी बता देंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तब हमको बताना है कि स्वेज नहर के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ा जाता है। स्वेज नहर पर कौन से देश का अधिकार है? स्वेज नहर पर जो है मिस्र का अधिकार है। किसका अधिकार है? मिस्र का, यानी कि इजिप्ट का।
मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति जो है यह केन्या में पाई जाती है। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। और नैरोबी में किसका मुख्यालय है? नैरोबी में मुख्यालय है यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। कौन से देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं गौरव सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलिटी से संबंधित। अब देखेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वह संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए उसको देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तब हमको बताना है कि इनको हमने सोवियत संघ से अपनाया है, जिसको वर्तमान समय में हम रूस के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये आपको याद रखना है। एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमें 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। कितने कर्तव्य देखने को मिलते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा जो कि शिक्षा से संबंधित है, इसको हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, और 11वां जो मूल कर्तव्य था उसको हमने जोड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट अपना है वह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तब आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने हुआ करते थे उससे नहीं मतलब है, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पहले क्या हुआ करता था? जम्मू कश्मीर जो है पहले इसको राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान समय में इसको क्या कर दिया गया है? वर्तमान समय में इसको केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाता है। तो इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके साथ ही लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 को दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश काउंट किए जाते हैं, और इन दोनों को ये दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद दिया गया है दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये जो है पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनको एक ही में मिलाकर क्या किया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित। प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वह हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। और इसके द्वारा कितने नए शब्द जोड़े गए थे? इसके द्वारा 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, या फिर कहते हैं कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान जो है यह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। लघु संविधान के नाम से किसे जानते हैं? लघु संविधान के नाम से 42वें संविधान संशोधन को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 101वां संविधान संशोधन से। ये 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है जीएसटी से। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, और ये जो जीएसटी है कौन सी समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जीएसटी काउंसिल से संबंधित। ये जो जीएसटी काउंसिल है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 279A में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का वर्तमान वित्त मंत्री, और वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। यानी कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद से संबंधित। जैसे कि यहाँ दिया गया है अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर में 61 में कौन सी बात कही गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है। और राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को, वह कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त होती है? आर्टिकल नंबर 72 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तेलंगाना से संबंधित। तेलंगाना से संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तेलंगाना का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था इसका 2 जून 2014 को, और यह भारत का नवीनतम राज्य भी यही है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त आयोग से संबंधित।
वित्त आयोग से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अगर ये पूछा जाएगा तो बता देंगे कि अनुच्छेद नंबर 280 में इसका उल्लेख किया गया है। बात की जाए वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है केसी नियोगी। इनका नाम क्या है, केसी नियोगी। और वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष का नाम है एन के सिंह। पूरा नाम इनका आपको याद रखना है, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसी प्रकार से राष्ट्रपति बनना हो या राज्यपाल बनना हो तो उसके लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी भी पंचायत का सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है संयुक्त बैठक से संबंधित। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, बता देना है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तब बताना है कि अनुच्छेद नंबर 108 में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो बताना है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वही करता है। संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार हुई है, तब बताना है कि संयुक्त बैठक जो है अभी तक केवल 3 बार हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं एकमात्र राष्ट्रपति जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है क्योंकि इसके लिए 104वां संविधान संशोधन के तहत उनका जो कोटा था वो समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसा प्रावधान नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है अपना गौरव सीरीज के पार्ट नंबर 5 से। और गौरव सीरीज का जो पार्ट नंबर 5 है हमने करवाया था इसमें महत्वपूर्ण संगठन। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण संगठन और उनसे संबंधित प्रश्न। सबसे पहला जो यहाँ पर अपना संगठन दिया गया है ये दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तब आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कौन से आयोग के स्थान पर की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है यह योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। तीसरा पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तब आपको बताना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तब आपको बता देना है कि इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम बताइए क्या है, तो वर्तमान समय में इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। और वर्तमान समय में इसके जो सीईओ हैं कौन है, परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर हैं। अगला संगठन है अपना इसरो। इसरो के बारे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका कहाँ है, बेंगलुरु में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किसके प्रथम अध्यक्ष, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई थे। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और इसका प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला पॉइंट है डीआरडीओ से रिलेटेड, और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तब आपको बताना है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके हेड कौन है, हेड इसके हैं समीर कामत। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। डीआरडीओ का प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। अगला संगठन है यहाँ पर वित्त आयोग। वित्त आयोग से संबंधित हमने अभी अभी देखा था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 280 में। पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। कार्यकाल इनका कितना होता है, 5 वर्ष। सदस्य इसमें कितने होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जीएसटी परिषद से, इसके बारे में भी हमने देख लिया, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद में दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 324 में है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन थे। भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने होते हैं, 3, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूपीएससी से संबंधित। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 315 में। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी कौन सी आयोग की सिफारिश पर हुई थी? ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। कार्यकाल इनका कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या फिर अगर इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो वहां तक ही अपना कार्य करेंगे, उसके बाद सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एनएचआरसी से, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है कैसा आयोग है? यह एक प्रकार का वैधानिक आयोग है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कौन से अधिनियम से हुई थी? इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से हुई थी। अगला पॉइंट जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान समय में हेड कौन है? तो वर्तमान समय में इसके हेड हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। अगला पॉइंट अपना संबंधित है सेबी से। सेबी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तब आपको बताना है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। अधिनियम पूछा जाएगा सेबी का तो बताएंगे 1992। सेबी की वर्तमान में हेड जो कि पहली महिला हेड बनी है, नाम है इनका माधवीपुरी बुच। सेबी का काम क्या होता है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला संगठन है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का अधिनियम कौन सा है? 1934 का है। आरबीआई के पहले हेड कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान समय में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का प्राथमिक मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था, और वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसका लोगो है। अगला टॉपिक है यहाँ से अपना गौरव सीरीज का इंडियन ज्योग्राफी। अब हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है कर्क रेखा से संबंधित। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद दिया गया है तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। इन राज्यों के नाम आपको याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य हैं तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की है? तब आपको बताना है गुजरात की। और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तब आपको बताना है गोवा। अगला पॉइंट है मानक समय रेखा से संबंधित। ये मानक समय रेखा जो है कितने डिग्री पूर्वी अक्षांश पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर स्थित है, और इसी को मानक समय रेखा कहा जाता है। मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है? ये है रांची। रांची किस राज्य की राजधानी है? झारखंड की। अगला पॉइंट है कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये देश जो है भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और कवरत्ती को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया गया है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो पंजाब हिमालय और कश्मीर, पंजाब कश्मीर हिमालय स्थित है। सतलुज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय कौन सी नदियों के बीच है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय कौन सी नदियों के बीच है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये हिमालय स्थित है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंजाब और कश्मीर हिमालय कौन सी नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच है? सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय कौन सी नदी के बीच स्थित है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय कौन सी नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नई जलोढ़ मृदा जो है किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? नई जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है खादर मैदान में। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं और ये श्रेणियां भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अपना पॉइंट दिया गया है बांध और नदियों से संबंधित। कौन सा बांध कौन सी नदी पर है? अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर।
मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। ये सभी बांधों के नाम और ये बांध कौन सी नदी पर है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद अपना जो अगला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात और जोग जलप्रपात से संबंधित। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। और जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ये स्थित है शरावती नदी पर। ये दोनों जलप्रपात और ये दोनों नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला जो टॉपिक अपना रहेगा गौरव सीरीज से संबंधित, ये रहेगा प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। अब प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं इसमें। ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपको बताना है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तब आपको बताना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? तब आपको बताना है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है? तब आपको बताना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में किया गया है? तब आपको बताना है कि गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है कि 4 आश्रमों का, जो कि जीवन से संबंधित 4 आश्रम होते हैं, उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? उनका उल्लेख मिलता है जवालो उपनिषद में। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में मिलता है और एरण अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। अभिलेखों का अध्ययन पूछा जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो है यह एपिग्राफी कहलाता है। अगला पॉइंट है किताबुल हिंद से। किताबुल हिंद किसकी है? ये है अलबरूनी की। किसकी है? अलबरूनी की। हड़प्पा स्थल, लोथल और धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित हैं गुजरात में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला पॉइंट है मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनके बनाने का जो कारखाना है ये चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत का महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोतनी। और ये जो अस्मक था कौन सी नदी के तट पर स्थित था? गोदावरी के तट पर स्थित था। अगला पॉइंट है कल्पसूत्र के रचयिता। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अगला संबंधित है बौद्ध संगतियों से। बौद्ध संगतियों से संबंधित है। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। जब राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी इस समय यहाँ सम्राट कौन था? अजातशत्रु। और दूसरी जो वैशाली में हुई उस समय यहाँ कौन था? कालाशोक। पाटलिपुत्र में जब तीसरी बौद्ध संगति हुई तो उस समय यहाँ कौन था? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय सम्राट कौन था? कनिष्क। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नवरोज उत्सव। ये नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है पारसी धर्म से। और पारसी धर्म का ये नववर्ष क्या है? पारसी धर्म का नववर्ष जो है यह नवरोज उत्सव होता है। पशु बलि की निंदा कौन से शिलालेख में की गई है? पशु बलि की निंदा अशोक के शिलालेख नंबर 1 में की गई है। कलिंग विजय का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के शिलालेख नंबर 13 में। अशोक के शिलालेख नंबर 13 में कलिंग विजय का उल्लेख और शिलालेख नंबर 1 में पशु बलि की निंदा का उल्लेख किया गया है। अगला जो टॉपिक रहेगा गौरव सीरीज से वह रहेगा महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी पुस्तक दी गई है रेहला। रेहला पुस्तक किसकी है? ये है इब्न बतूता की। कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट और ये बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे। अगला है कि हर्षचरित के कौन है? हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। उसके बाद दिया गया है राजतरंगिणी और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। इसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं यहाँ पर मेगस्थनीज। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। और अश्वघोष जो है यहाँ चौथी बौद्ध संगति के समय क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। सी यू की नामक ग्रंथ किसका है? ये ह्वेन सांग का है। किताबुल हिंद किसकी है? किताबुल हिंद जो है ये अलबरूनी की है।
उसके बाद में दिया गया है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त और इस मुद्रा राक्षस को जासूसी ग्रंथ भी कहा जाता है। मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। वराहत संहिता के लेखक कौन है? वराहत संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। अगला पॉइंट है यहाँ पर पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। अगला पॉइंट है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा किसके द्वारा दिया गया? अमुक्त माल्यदा जो है यह किसके द्वारा दिया गया? अमुक्त माल्यदा जो है यह कृष्णदेव राय के द्वारा दिया गया और इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। महाभाष्य किसने लिखी है? महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है। और मालविकाग्निमित्रम किसकी है? ये कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की। उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? ये भी कालिदास की है। ऋतु संहार किसकी है? ये भी कालिदास की है। रत्नावली के लेखक कौन है? रत्नावली के लेखक हैं हर्षवर्धन। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। लाइफ डिवाइन किसकी है? लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस की। विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है बंदी जीवन। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल हैं और बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन? महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? स्वामी दयानंद सरस्वती से। अगला पॉइंट है यहाँ पर गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी है? गुलामगिरी जो संबंधित है वह महात्मा ज्योतिबा फूले से संबंधित। गीता रहस्य लेखक बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है? महात्मा गांधी की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। ये भी आपको याद रखना है। गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक गोल्डन थ्रेशोल्ड है सरोजनी नायडू की। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जातियों का अंत किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। गीतांजलि के लेखक कौन है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इन्हें 1913 में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में है नील दर्पण। नील दर्पण जो है यह दीनबंधु मित्र की है और इसमें नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैशी। खजाइन उल फुतूह किसकी है? ये है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। तबाकर ए नासिर किसकी है? मिन्हास उल सिराज की। किसकी है? मिन्हास उल सिराज की। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? ये है विलियम स्मिथ की। किसकी है? विलियम स्मिथ की। नूह सिपीहर किसकी है? नूह सिपीहर है अमीर खुसरो की और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा गौरव सीरीज का ये रहेगा इकोनॉमिक्स से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? ये है अपना भारत। अगला पॉइंट है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? ये है एडम स्मिथ की। अगला पॉइंट है यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। अगर एनडीपी से हमें जीडीपी प्राप्त करनी है तो इसमें हमको क्या जोड़ना होगा? इसमें हमको मूल्य ह्रास को जोड़ना होगा यानी कि डेप्रिसिएशन को जोड़ना होगा। एनडीपी में अगर डेप्रिसिएशन को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा। उसके बाद है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको हमने अभी आपको करवाया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। उसके बाद में दिया गया है HDI सूचकांक। HDI सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है UNDP संस्था के द्वारा और भारत की रैंक इसमें कितनी है? 132। इसको जारी करने के 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है हरित क्रांति शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? हरित क्रांति शब्द का नामकरण किया गया था विलियम गॉड के द्वारा। और हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए विश्व में तो बताना है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए भारत में तब आपको बताना है MS स्वामीनाथन। अगला पॉइंट दिया गया है फसलों से संबंधित कि ये फसल कौन सी हैं। खरीफ की फसलें आपको याद रखना है चावल, बाजरा, ज्वार, गन्ना और मक्का। ये खरीफ की फसलें हैं, इनको हम मानसून की फसलें भी कहते हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी की फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों। गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों ये कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। उसके बाद में जो अपना पॉइंट है ये नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है योजना आयोग। इसके बारे में हमने अभी देख ही लिया है। योजना आयोग के बारे में नहीं देखा था, नीति आयोग के बारे में देखा था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल
नेहरू। नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। और इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट पॉइंट है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब आया था? अनवरत योजना कब आई थी? 1978 से 80 के बीच ये अनवरत योजना आई थी और ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में लाई गई थी। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है? ये है समवर्ती सूची का विषय। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। अगला पॉइंट दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? 1998 में। उसके बाद दिया गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1931। ये गलत है, 1931 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था और 1955 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? 1955 में इसका नाम SBI हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है RBI से संबंधित। RBI के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद दिया गया है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो 1875 बता देंगे। मुख्यालय पूछा जाएगा तो दलाल स्ट्रीट, मुंबई बता देंगे। इसका एक सूचकांक जारी किया जाता है। किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है जिसका नाम है सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। उसके बाद है सेबी। सेबी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रथम औद्योगिक क्रांति। प्रथम औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? 1948 में। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट अपना रहेगा गौरव सीरीज के टॉपिक से पर्यावरण का। तो पर्यावरण जो है इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2010 में। कृत्रिम वर्षा में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? दिसंबर 1984 में। कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का इसमें रिसाव हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी। नीरी कहाँ है? ये नागपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंडा 21 रिपोर्ट किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी, रियो ब्राजील में। अगला पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य कितने रखे गए हैं? 17 लक्ष्य हैं। कब से कब तक? 2015 से 2030 तक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 1974 को ये पहली बार मनाया गया था और उस समय इसकी मेजबानी कौन से देश ने की थी? अमेरिका ने। इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। और इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया? टेंसले के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है जीरोफाइट क्या है? जीरोफाइट जो है यह मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जैसे नागफनी। नागफनी क्या है? जीरोफाइट है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और उत्सर्जन कौन सी गैस का होता है? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ये मॉन्ट्रियल नाम का स्थान जो है ये कनाडा देश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पति से मिलता है? तब बताना है मैंग्रोव वनस्पति से। अगला पॉइंट है दलदली भूमि और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ से निकलती है मीथेन गैस। शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। और ये लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको हमने गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 1 से लेकर 10 तक हमने पार्ट करवाए हैं। और इसमें हमने कम से कम 250 से 300 प्रश्नों को तो कम से कम किया ही होगा। 250 से कम तो एक भी प्रश्न नहीं होगा। अगर आप लोग काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, वैसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सका उतना हमने आपको इसमें करवाया है। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर आप लोग क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर इन सभी क्लासेस की PDF एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।